गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हर बार की तरह आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम और अच्छे वीडियोस आपके लिए ला सकें। मस्ट नो फैक्ट्स फॉर 3 जुलाई। ये दोस्तों बैंकिंग से और इकोनॉमी से रिलेटेड फैक्ट्स हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आप फेस कर सकते हैं, आने वाले इंटरव्यूज़ में आप फेस कर सकते हैं और इन पॉइंट्स को जोड़ के आप अपने डिस्क्रिप्टिव पेपर में एसेज में भी यूज़ कर सकते हैं, बैंकिंग रिलेटेड और इकोनॉमी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हों। तो स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली यहाँ लिखा है आरबीआई जॉइंट एनजीएफएस इन अप्रैल 2021। तो रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होता है उसकी अब सभी कंट्रीज़ ने उसकी कैलकुलेशन करनी शुरू कर दी है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हो रहा है। तो इसी में आरबीआई ने जो हम इंडिया का सेंट्रल बैंक है उसने एनजीएफएस ज्वाइन किया था अप्रैल 2021 में। एनजीएफएस का फुल फॉर्म है जो कि एक बहुत ही हॉट क्वेश्चन है। आंसर है नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ न्यू सुपटेक इनिशिएटिव दक्ष लॉन्च किया है रिजर्व बैंक ने। ये रिजर्व बैंक का एडवांस्ड सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो आप जिनको नहीं पता उनको बताना चाहूँगा कि जो देश का सेंट्रल बैंक है उसका एक अहम रोल है सुपरवाइजिंग करना। रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं जिनकी जैसे बैंक्स हो गया, एनबीएफसीज हो गया, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया, ये सब वो एंटिटीज़ हैं जिनका रिजर्व बैंक सुपरवाइजरी अथॉरिटी है। तो इसी सुपरविजन के काम को और बेहतर से करने के लिए रिजर्व बैंक ने एक नया मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है दक्ष। ये लॉन्च किया गया है अक्टूबर 6, 2022 में और अभी ये काफ़ी चर्चा में है। दिस इज़ अ वेब बेस्ड एंड टू एंड वर्कफ्लो एप्लीकेशन थ्रू विच रिजर्व बैंक मॉनिटर्स एक्चुअल कंप्लाइंसेस दोस्तों वो चीज़ें होती हैं जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ को करनी होती हैं, चाहे वो रिपोर्ट्स हों चाहे वो ऑडिट्स हों। तो ये सब कंप्लाइंस का पार्ट होते हैं। ये कंप्लाइंसेस जो भी एंटिटीज़ हैं जो रिजर्व बैंक के अंडर हैं उनको टाइमली करना होता है और हर एक कंप्लाइंस का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। तो इसको अब वेब बेस्ड एंड टू एंड वर्कफ्लो एप्लीकेशन के थ्रू रिजर्व बैंक रियल टाइम में मॉनिटर कर पाएगा, एक मोर फोकस तरीके से मॉनिटर कर पाएगा विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्दर इंप्रूविंग कंप्लायंस कल्चर अमंग सुपरवाइज्ड एंटिटीज। यानी कि जितना अच्छा कंप्लायंस होगा उतना स्ट्रॉन्ग हमारे ये एंटिटीज होंगे, उतने ज़्यादा लीकेजेस के चांसेस कम होंगे। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। टेकिंग फॉरवर्ड डिजिटाइजेशन एफर्ट्स अनाउंस्ड। जो यूनियन बजट था दोस्तों उसमें जो इस बार का यूनियन बजट था उसमें हमने डिजिटल पेमेंट्स पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा, फिनेंस मिनिस्टर का हमने बहुत ज़्यादा उसमें वो फोकस देखा था। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए रिजर्व बैंक ने इस बार सीबीडीसी लॉन्च किया है। सीबीडीसी है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये बहुत ही हॉट टॉपिक है और ये क्वेश्चन ऐसे के तौर में भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ सकता है। तो रिजर्व बैंक ने ये सीबीडीसी लॉन्च किया है। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि ये एक डिजिटल करेंसी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है तो ये फुल्ली लीगल है। क्रिप्टो करेंसीज जो बहुत समय से चलती आ रही हैं वो भी डिजिटल करेंसी होती हैं लेकिन वो उनको लीगल स्टेटस अभी तक इंडिया में नहीं मिला है। तो ये जो सीबीडीसी है ये गवर्नमेंट की ही डिजिटल करेंसी है। इसको एक पायलट फेज में लॉन्च किया गया है होलसेल सेगमेंट में और रिटेल सेगमेंट में। उसकी डेट्स हैं नवंबर 1, 2022 और दिसंबर 1, 2022 रिस्पेक्टिवली। The pilots were preceded by issuance of a concept note on CBDC to create awareness about CBDC in general and the planned features of e-currency, digital currency in particular.
तो ये डिजिटल करेंसी है, लेकिन ये लीगल है, ये गवर्नमेंट द्वारा है, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। डिजिटल करेंसी के थ्रू हम इसको, ये एक अच्छा टॉपिक है, इसको हम किसी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जान लीजिए, काफ़ी लोग पूछते हैं कि डिजिटल करेंसी और जो हमारा पैसा हम अकाउंट में हम ऑनलाइन पड़ा हुआ, उसमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस यही है कि ऑनलाइन जो हमारा पैसा पड़ा हुआ है उसको सेटलमेंट में हमने कोई ट्रांजैक्शन करी यूपीआई के थ्रू या किसी और प्लेटफॉर्म या नेट बैंकिंग के थ्रू, तो उसको सेटलमेंट में टाइम लगता है। लेकिन ये जो डिजिटल करेंसी होती है ये इंस्टेंट सेटलमेंट होती है। आपने जिसको पे किया उसको इंस्टेंटली मिल जाते हैं, जस्ट लाइक योर फिजिकल कैश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन 2022 एंड 23 टोटल डिजिटल पेमेंट्स रिकॉर्डेड ग्रोथ ऑफ 57.8% एंड 19.2% इन वॉल्यूम एंड वैल्यू टर्म्स रिस्पेक्टिवली। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर डिजिटल पेमेंट्स पे आपको कुछ डिस्क्रिप्टिव लिखना हो, उसमें भी ये फिगर्स आप यूज कर सकते हैं। और ये डेटा आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल पेमेंट्स हमारा हर साल बढ़ता जा रहा है, और इस साल जो ग्रोथ रहा पिछले साल से ज़्यादा 57.8% रहा वॉल्यूम के टर्म्स में, यानी कि जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं वो 57.8% पिछले साल से ज़्यादा बढ़ी, और वैल्यू के टर्म्स में 19.2% बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक रिलीज द पेमेंट्स विजन 2025। रिजर्व बैंक ने एक पेमेंट्स विजन 2025 रिलीज किया है इस साल। उसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है। थीम है ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी टाइम। तो ये थीम है, और ये एक प्रॉमिस किया है रिजर्व बैंक ने टू फर्दर एलिवेट इंडियाज पेमेंट सिस्टम्स। पेमेंट सिस्टम्स क्या होते हैं दोस्तों? जैसे यूपीआई एक पेमेंट सिस्टम है, आरटीजीएस, एनईएफटी एक पेमेंट सिस्टम है। तो ये ई पेमेंट्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक यानी कि डिजिटल पेमेंट्स फॉर एवरीवन, इसके लिए हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें एक इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। जैसे स्मार्टफोन्स आप देख सकते हैं, उसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स कर सकते हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेट अवेलेबिलिटी का, विदाउट इंटरनेट अवेलेबिलिटी भी हम ई पेमेंट कर पाए, ये भी हमारा एक लॉन्ग टर्म विजन है। तो ये पेमेंट विजन लॉन्च किया है आरबीआई ने कि ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी टाइम, प्रॉमिसिंग टू फर्दर एलिवेट इंडियाज पेमेंट सिस्टम टू एम्पावर एवरी यूजर। और सबसे ज्यादा जो इसमें जरूरी चीज होती है ई पेमेंट्स में दोस्तों, सेफ्टी जरूरी होती है। तो उसी की ये बात कर रहे हैं, टू एम्पावर एवरी यूजर विद सेफ, सिक्योर, रिलायबल, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड एफिशिएंट पेमेंट ऑप्शंस। दोस्तों कुछ इसमें आगे स्टेप्स लिखे गए हैं। ये स्टेप्स अलग अलग डेटा से पिक करे गए हैं और इस जगह पे कोलेट कर दिए गए हैं। आपसे ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है कि आरबीआई ने इस साल ई पेमेंट्स को बढ़ोतरी करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। तो उसमें आपको ये स्टेप्स याद करने बहुत ज़रूरी है, और आप इसको अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि यूपीआई लाइट बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। यूपीआई लाइट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू फैसिलिटेट स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शंस इन ऑफलाइन मोड। तो जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि बिना इंटरनेट के भी हम ई पेमेंट कर पाएँ, ये गवर्नमेंट का विजन है, आरबीआई का विजन है। तो इसी में यूपीआई लाइट लॉन्च हुआ है, जो बिना इंटरनेट के भी आप स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं ऑन ई पेमेंट के थ्रू यूजिंग यूपीआई एंड ऑन डिवाइस वॉलेट। नेक्स्ट है लिंकिंग ऑफ रुपे क्रेडिट कार्ड्स। रुपे जो नेटवर्क सिस्टम है पेमेंट का, जैसे आप जानते होंगे वीज़ा है, मास्टर है, ऐसे ही इंडिया का अपना पेमेंट सिस्टम है जो कि बहुत ही गर्व की बात है। रुपे है ये पेमेंट सिस्टम, और ये अब हमने यूपीआई में लिंक कर दिया है। तीसरी चीज जो हमने करी है, इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल ब्लॉक मल्टीपल डेबिट्स इन यूपीआई, यानी कि एक टाइम पे मल्टीपल डेबिट्स यूपीआई में हम कर पाएं, ये इंट्रोड्यूस किया गया है।
इस साल हमने यूपीआई एनआरआईज को एक्सटेंड किया है, फॉरेन नेशनल्स को एक्सटेंड किया है फॉर अंडरटेकिंग मर्चेंट पेमेंट्स इन इंडिया। और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में दोस्तों यूपीआई को सिंगापुर के जैसे यहाँ इंडिया में यूपीआई है वैसे ही वहाँ सिंगापुर में एक पे नाउ करके पेमेंट इंटरफेस है, इसको लिंक किया है और ये इससे फैसिलिटेट हुआ है क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर, लो कॉस्ट फंड ट्रांसफर एंड रेमिटेंसेस बिटवीन दीज टू कंट्रीज। तो इसी के बेसिस पे जो जैसे क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर इंडिया सिंगापुर का सक्सेसफुली हुआ है, इंडिया बाकी कंट्रीज के साथ भी, आरबीआई बाकी कंट्रीज के साथ भी कोशिश करने में लगा हुआ है। और दोस्तों जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम है ये बढ़ा दिया गया है, इसमें ज़्यादा कैटेगरीज इंक्लूड करी गई हैं पेमेंट और कलेक्शन की। जो लोग नहीं जानते, भारत बिल पेमेंट सिस्टम एक ऐप है, इस ऐप पे आप जाके आप अपने हर तरह के बिल जैसे मोबाइल का रिचार्ज, अपने डिश टीवी का रिचार्ज और अपने पानी के बिल, बिजली के बिल और अपने हाउस टैक्स, ये सब आप पे कर सकते हैं, जो कि रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग नेचर दोनों तरह के इंक्लूडेड हैं इसमें। तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम वाज आल्सो एक्सटेंडेड टू प्रोवाइड अ स्टैंडर्डाइज्ड बिल पेमेंट एक्सपीरियंस टू एनआरआईज, यानी कि अब ये क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट के लिए भी हम इसको सक्षम बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिजर्व बैंक्स फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। दोस्तों एक फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है कि हम अपने कंट्री के सभी लोगों को हम इकोनॉमी में लाएं, यानी कि बैंकिंग सिस्टम से जोड़ें, उसको कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का मतलब है कि देश में हर एक इंसान का खाता होना चाहिए और वो उस खाते में ट्रांजैक्शंस कर सके, वो अपनी जो इनकम है उसको अकाउंट में डाल के सेव कर सके, सेविंग अकाउंट में डाल के, उसको एफडी में डाल के उस पे अच्छे इंटरेस्ट को कमा सके और उससे और बैंकिंग सिस्टम से लोन लेके अपनी जरूरतों को भी पूरा कर सके। इसको कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो रिजर्व बैंक्स फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स विच इज अ क्वांटिफाइबल मेट्रिक टू evaluate the efficacy of efforts towards the financial inclusion, यानी कि हर देश का गोल होता है 100% फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो कि अभी इंडिया में अचीव नहीं हुआ है। तो रिजर्व बैंक रोज हर समय इसके लिए स्टेप्स ले रहा है ताकि 100% पॉपुलेशन बैंकिंग सिस्टम से जुड़ सके, बैंकिंग सुविधाओं का फायदा उठा सके। तो इसके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है जिसमें हम अपने एफर्ट्स को कैलकुलेट करते हैं। क्वांटिफाइबल मेट्रिक टू इवैल्यूएट द एफिकेसी ऑफ एफर्ट्स टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कितने इंडिकेटर्स हैं, तो इट्स बेस्ड ऑन 97 इंडिकेटर्स विच आर रिफ्लेक्टिंग ईज ऑफ एक्सेस, कितनी आसानी से आप बैंकिंग सिस्टम को एक्सेस कर पाए, उसकी अवेलेबिलिटी यानी कि राउंड द क्लॉक 24 आवर्स अवेलेबिलिटी है या नहीं, यूसेज ऑफ सर्विसेज, आपने कौन कौन सी सर्विस यूज करी, करंट अकाउंट की सर्विस यूज करी या सेविंग अकाउंट की सर्विस यूज करी, और क्वालिटी ऑफ सर्विस यानी कि आप अपने एंड एक्सपीरियंस से आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं। तो ये जो रेटिंग है वो 53.9 थी मार्च 2021 में और मार्च 2022 में ये 56.4 हो गई है, यानी कि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन में और बड़े हैं। कितने परसेंट से? 2.5% से। ठीक है। और जो सब इंडेक्सेस हैं इस इंडेक्स के, उन सभी में ही ग्रोथ देखी गई। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। चेक ट्रंकेशन सिस्टम आप जानते होंगे कि जो हमारे ऑल ओवर इंडिया के चेक्स हैं वो पहले एक क्लियरिंग ऑफिस होता था, वहाँ जाते थे, लेकिन अभी उनकी सिर्फ इमेज ट्रांसफ़र की जाती है क्योंकि फिजिकल ट्रांसफ़र ऑफ चेक्स में बहुत टाइम लगता है। इमेज ट्रांसफ़र करने से
चेक पेमेंट, चेक क्लियरिंग बहुत आसानी से बहुत कम समय में हो जाती है। इसको कहते हैं चेक ट्रांकेशन सिस्टम। ये अभी तक 3 रीजनल ग्रिड्स में था, अब इसको जो गवर्नमेंट है और आरबीआई है उसको 1 नेशन 1 ग्रिड करने की कोशिश में कर रही है। इससे क्या होगा कि चेक क्लियरिंग में और कम समय लगेगा और आपको चेक पेमेंट जल्द से जल्द मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक envisages enhancing the outreach of payment systems to cross-border payments and remittances, linkages with fast payment systems in other jurisdictions on the lines of the UPI Pay Now linkage with Singapore। यानी कि दोस्तों यहाँ पे वही पहले जो जिस क्वेश्चन की बात हुई थी कि सिंगापुर के पे नाउ के साथ इंडिया के यूपीआई को हमने लिंक किया, इससे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन पेमेंट, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जल्दी हो पाई और कम कॉस्ट पे हो पाई। यही कोशिश रिजर्व बैंक बाकी देशों के साथ भी और बाकी पेमेंट सिस्टम्स के साथ भी कर रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी ईयर आरबीआई सबमिट्स एनुअल रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। दोस्तों एक एनुअल रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट है जो आरबीआई सबमिट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ये रिपोर्ट एड्रेस्ड होती है, जो कवरिंग लेटर है उसमें आरबीआई ये 2 में लिखता है फाइनेंस सेक्रेटरी को। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आरबीआई किसको एनुअल रिपोर्ट एड्रेस करता है, तो आंसर है फाइनेंस सेक्रेटरी को एड्रेस करता है। और आरबीआई की तरफ से उस लेटर को अंडरसाइन कौन करता है, गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो गवर्नर ऑफ आरबीआई एनुअल रिपोर्ट को भेजते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस सेक्रेटरी को हर साल। दिस रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं आरबीआई के, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं इस रिपोर्ट को, और ये आरबीआई की वर्किंग पे होती है ये रिपोर्ट। यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो आरबीआई की वर्किंग देखते हैं उस पे ये रिपोर्टिंग करते हैं। और ये रिपोर्ट लीगल डॉक्यूमेंट है क्योंकि इसको लीगल स्टेटस मिला है सेक्शन 53 सब सेक्शन 1 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 द्वारा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि आरबीआई सबमिट्स एनुअल रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर विच सेक्शन। आंसर है सेक्शन 53 सब सेक्शन 1 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। दिस सेक्शन आस्क्स सेंट्रल बोर्ड टू सबमिट 1 कॉपी ऑफ एनुअल अकाउंट्स एंड 2 कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट। जो एनुअल अकाउंट है इट मस्ट बी साइंड बाय द ऑडिटर्स, the governor, the deputy governors and CGM in charge। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो एनुअल अकाउंट है वो किस किस द्वारा साइन करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द वर्ल्ड वाज 3.4% इन 2022। दोस्तों आप जानते हैं जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहे हैं, जो कोविड पेंडेमिक के पोस्ट इफेक्ट्स रहे, उस वजह से जो वर्ल्ड ओवर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 2022 में स्पेशली रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से काफ़ी डिक्लाइन हुई है। तो आप इस पॉइंट को अपने एसे में भी लिख सकते हैं, और ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि आईएमएफ ने 2022 के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ क्या बताई है, तो आंसर है 3.4%। आपको जान के हैरानी होगी कि 2021 में यही इकोनॉमिक ग्रोथ 6.2% थी। तो आप देख सकते हैं कि जब 2 देशों के बीच में वॉर होता है उस वजह से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से सारी इकोनॉमीज एक दूसरे से अब ज़्यादा या कम कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इन्फ्लेशन। दोस्तों वही रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो एनर्जी सप्लाई है, पेट्रोल, गैस, इन सब के दाम बहुत बढ़े, उस वजह से इन्फ्लेशन बहुत बढ़ी, और जो कमोडिटी प्राइजेस हैं वो भी बहुत बढ़े, और फूड प्राइजेस भी बहुत बढ़े। तो ग्लोबल इन्फ्लेशन 2022 में रही 8.7%, जो कि 2021 में थी 4.7%। तो आप देख सकते हैं कि जो वॉर होती है 2 कंट्रीज के बीच में उसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। थैंक्स अ लॉट दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।